हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 11th चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में। इससे पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस को लेकर, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सो 11th चैप्टर के सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यानी इंडियन इकोनॉमिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, कैसे उसने ग्रो किया, बिफोर इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक उसकी क्या सिचुएशन है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तुरंत इसको लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में ही आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपेयर होगी उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिस आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से। देखिए, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इंडियन इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेजरली टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। यानी अगर आपको इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर कैसा है, तो आपको दो हिस्सों में इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारे पास आता है इसमें एनर्जी, और सेकंड हमारे पास आता है इसमें हेल्थ। यानी ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं जिसमें इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइड किया गया है। और आपको भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्टडी करना है तो एनर्जी और हेल्थ के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हमें कह रहे हैं द प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। इंडिया का प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट जो स्ट्रक्चर है वो दो हिस्सों में बंटा हुआ है, आपको उन टू पार्ट्स में उसको स्टडी करना होगा। यानी इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, एनर्जी। एनर्जी तो एक इकोनॉमी का मेन सोर्स होता है प्रोडक्शन करने का, ग्रो करने का। एनर्जी एक इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। एनर्जी हर एक सेक्टर में यूज की जाती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो। तो एनर्जी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो आज हम एनर्जी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमें कह रहे हैं एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के लिए एनर्जी जो है ना वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ग्रो करने का भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का भी। as energy is required and used by each sector of an economy। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एनर्जी? क्योंकि एनर्जी हर बंदा यूज करता है, हर सेक्टर में यूज की जाती है, सब जगह रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर इसको यूज करते हैं ट्यूबवेल्स और ट्रैक्टर्स को ऑपरेट करने के लिए। ट्रैक्टर्स को ऑपरेट करने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, तो पेट्रोल भी एनर्जी ही है। और ट्यूबवेल्स को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो भी एनर्जी है। यानी उसके बिना प्राइमरी सेक्टर तो चल ही नहीं सकता। जितनी भी टेक्नोलॉजीज वो यूज करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, उसमें एनर्जी इज मस्ट। देन सेकेंडरी सेक्टर जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग मेन एक्टिविटी होती है, उनको भी तो मशीन्स ऑपरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और लास्टली जो टर्शरी सेक्टर है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो कंप्यूटर्स यूज करता है, मशीन्स यूज करता है, नेटवर्क्स यूज करता है, उनको भी एनर्जी की सप्लाई चाहिए, तभी वो ऑपरेट कर पाएंगे। यानी एनर्जी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हर बंदा यूज करता है। लेकिन ये आता कहां से है, एनर्जी का सोर्स क्या है? तो इसके दो बेसिक सोर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है क्लासिक सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास आता है कोल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो पुराने समय से यूज किए जा रहे हैं, अभी भी यूज होते हैं
और इनकी एक कॉमर्शियल मार्केट है, इनको बाय और सेल किया जाता है। तो कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग करना, यानी ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनकी बाय और सेलिंग की जाती है। दूसरी तरफ हमारे पास आता है नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो ट्रेड नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी इनको यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अंडरस्टैंड किया जाए तो ये हमारे पास है डिफरेंस कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो कॉमर्शियल एनर्जी में कोयला, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी ये सब काउंट किए जाते हैं, जबकि नॉन कॉमर्शियल सोर्स में फायरवुड्स, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट इनको काउंट किया जाता है। अगर हम डिस्कस करें यूज की, लार्जली यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज फॉर कॉमर्शियल पर्पस। कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज इसको यूज करती हैं, जबकि ये हाउस होल्ड यूज होता है, डोमेस्टिक यूज के लिए किया जाता है, खाना पकाने के लिए फायरवुड्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट ये सब यूज किया जाता है। देन नेचर ऑफ गुड्स की अगर बात की जाए, दीज सोर्सेज आर ट्रीटेड एज कॉमर्शियल गुड्स। कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स को हम कॉमर्शियल गुड्स मानते हैं क्योंकि इनकी एक पर्टिकुलर मार्केट है जहां पर इनकी बाइंग और सेलिंग की जाती है, जबकि नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी इनको हम हाउस होल्ड गुड्स बोलते हैं क्योंकि ये हाउस में यूज की जाती है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज की जाती है, इनकी कोई मार्केट नहीं है बाय और सेल करने के लिए। हम सोर्स ऑफ एनर्जी को कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जो कि हमारे पास है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? जो पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं, तो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो बहुत लंबे समय से सभी लोग यूज कर रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो अभी ज्यादा प्रचलन में नहीं है, मतलब ज्यादा लोग इसको भी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि मैंने बताया, ये एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो बहुत पुराने समय से यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हमें कह रहे हैं कन्वेंशनल सोर्स मींस ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो काफी लंबे समय से यूज किया जा रहा है, विच हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूसेज इन आवर इकोनॉमी। मतलब हमारी इकोनॉमी में ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत समय से यूज कर रहे हैं हम, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो काफी लंबे समय से हम यूज कर रहे हैं। अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास आता है कोल। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से जनरेट की जाती है? कोल से, क्योंकि इंडिया में कोल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर हमें कह रहे हैं कोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग यूज्ड बाय इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। जो कोल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि ये बहुत लंबे समय से यूज किया जा रहा है और इंडिया में इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। अगर आप कंपेयर करना चाहो कोल की प्रोडक्शन की, तो यहां पर आप देख सकते हो 1950 टू 51 के अकॉर्डिंग हमारे पास कोल की क्वांटिटी कितनी थी? 328 लाख टन। लेकिन अब ये कितनी हो चुकी है? 2017 एंड 18 के अकॉर्डिंग 6764 लाख टन। बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और अगर आपको डाटा याद करने में थोड़ी दिक्कत रहती है तो आपको ट्रेंड इसका याद कर लेना चाहिए। अगर डाटा याद नहीं होता तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है।
तो यहां पर हमारा ट्रेंड क्या कहता है कि कोल की जो प्रोडक्शन है, अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। आगे हमें कह रहे हैं आउट ऑफ टोटल एनर्जी इन इंडिया कोल कंसिस्ट 67%। जितनी भी एनर्जी इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है उसका 67% कोल कंट्रीब्यूट करता है, यानी कोल से सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, यूज की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। और ये एस्टिमेट किया गया था 2018 तक कि हमारी जो कोल की प्रोडक्शन है वो 319 बिलियन टन तक हो जाएगी। तो ये एस्टिमेट है, इसका डाटा आप चाहे ना भी याद करो। अच्छा, अब कोल क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो ये कहां कहां यूज किया जाता है? सबसे पहले थर्मल पावर स्टेशंस में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। स्टील प्लांट्स में यूज किया जाता है। देन सीमेंट फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। रेलवेज में भी यूज किया जाता है। बहुत समय तक यूज किया जाता था रेलवे में, अब तो मैक्सिमम रेलवेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी रेलवेज हैं जो कोल को यूज करती हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज और ब्रिक किन्स, यानी ईंट बनाने का जो भट्टा होता है जहां से ईंटें बनती हैं। नो डाउट कि कोल जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंडिया में अवेलेबल है और काफी ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पहली प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द इंडियन कोल रिसोर्स इज इंक्लूड्स एश विच जनरेट्स लेस हीट। मतलब जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी है ना उसमें से मैक्सिमम पोर्शन एशेज हैं, राख है। कोल की तरह वो राख है तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करती है, विच ऑल्सो हेम्पर द एफिशिएंसी ऑफ थर्मल स्टेशन। तो क्योंकि वो राख है, एशेज हैं, इसलिए वो थर्मल स्टेशंस की जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो उसकी एफिशिएंसी को हार्म कर रही है। तो कोल के बाद नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास आता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में हमें क्या कह रहे हैं, ये तो आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंडिया में यूज किया जाता है। ये एक कन्वेंशनल सोर्स है, ट्रेडिशनल सोर्स है, काफी लंबे समय से यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया में पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इंडिया जो है वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है पेट्रोलियम की सप्लाई के लिए। तो यहां पर हमें कह रहे हैं पेट्रोलियम इज अनदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं, पेट्रोलियम भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो काफी लंबे समय से यूज किया जाता है, बट इंडियन इकोनॉमी इज नॉट एबल टू जनरेट पेट्रोलियम एज पर द डिमांड। लेकिन इंडिया में उतना पेट्रोल हो नहीं पाता है जितनी जरूरत है। इसका मतलब हमें पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज से। डोमेस्टिक जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो बहुत ही स्टेगनेंट है। स्टेगनेंट मतलब ग्रो कर ही नहीं रही है, सेम लेवल पर रहती है। अगर देखा जाए तो इंडिया में पेट्रोलियम की जो आउटपुट है वो 36 टू 38 मिलियन टन है। 2017 और 18 जो लास्ट काउंट किया गया था, 2010-11 से लेकर 17-18 तक का डाटा देखा गया और उसमें पता चला कि इंडिया में जो पेट्रोलियम की प्रोडक्शन है ना वो स्टेगनेंट है, ग्रो कर ही नहीं रही है, 36-38 इतनी ही रहती है। तो इसीलिए तो पेट्रोलियम के लिए हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो नेचुरली प्रोड्यूस की जाती है, जो कि एलपीजी या सीएनजी ऐसे में यूज की जाती है, सीएनजी गैस जो होती है। तो नेचुरल गैस भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि यूज की जाती है एज अ रॉ मटेरियल, और इनका बेसिक यूज कहां पर होता है? एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स के लिए और हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर्स में इसका यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से हो रही है? नेचुरल गैस सबसे ज्यादा कहां से मिलती है इंडिया में? तो मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड राजस्थान, यहां से नेचुरल गैसेस की प्रोडक्शन हो पा रही है। लास्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा यूज्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है थर्मल प्लांट से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से,
एटॉमिक पावर स्टेशन से प्रोड्यूस की जाती है। ये सबसे ज्यादा यूज्ड है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है एज एन इनपुट सभी सेक्टर्स के द्वारा। देखिए, कोल जो है वो डायरेक्टली कंज्यूम तो नहीं किया जा सकता, कोल को यूज किया जाएगा एज एन इनपुट, कन्वर्ट किया जाएगा उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए, हाउस होल्ड के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्री के लिए, टर्शरी सेक्टर के लिए। तो इसीलिए कोल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज एन इनपुट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और एनर्जी की डिमांड सबसे ज्यादा है। एनर्जी प्रोड्यूस कैसे की जाती है? कोल को यूज किया जाता है थर्मल पावर स्टेशन से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से, या फिर एटॉमिक पावर स्टेशन से। अगर यहां पर हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें और आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, तो यहां पर हमें कह रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा कहां से प्रोड्यूस की जाती थी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन से। लेकिन धीरे धीरे हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस को बंद कर दिया, उनकी प्रोडक्शन को कम कर दिया, और हम शिफ्ट कर गए किसकी तरफ? थर्मल पावर स्टेशंस की तरफ। नो डाउट कि थर्मल पावर स्टेशंस जो हैं वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि उसमें कोल यूज किया जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। लेकिन फिर भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस को यूज नहीं कर सकते थे, हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से शिफ्ट करना पड़ा थर्मल पावर स्टेशंस की तरफ। क्यों? क्योंकि इसका सिंपल रीजन ये है कि इंडिया में कोल की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा थी, और कोल को हम इजीली यूज कर सकते थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन टू थर्मल पावर स्टेशन, क्योंकि हमारे पास कोल की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी और हम कोल को यूज कर सकते थे। तो ये थे हमारे पास आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।